अब हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज का गठन, इसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास, आज़ाद हिंद फौज की विभिन्न डिवीजन, सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार, फार्मोसा के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उनका कब्जा, दिल्ली के लाल किले के अंदर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों पर चलाया गया मुकदमा, उनकी पैरवी तथा उनकी सज़ा की माफ़ी, नौसेना का विद्रोह आदि संपूर्ण पार्ट को आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम प्रारंभ करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब देखो, जब यहाँ पर दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था, तो इसके बाद में मलाया में कहाँ पर? मलाया के अंदर कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन करने का विचार आया। सबसे पहले सर्वप्रथम ये विचार किसके दिमाग में आया? कैप्टन मोहन सिंह के, जो इस समय यहाँ ब्रिटिश सेना की तरफ से भारतीय सेना को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। यानी मोहन सिंह जो ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैनिक अधिकारी थे। तो कालांतर के अंदर उनका क्या आ गया? कालांतर में उनका जो साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापान की सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का उन्होंने निश्चय किया था। तो ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष क्या कर दिया था? इस समय आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे और भी जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी क्या कर दिया था? यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फरवरी 1942 के अंदर को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेजर फुजियारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था। यानी जब सिंगापुर इनके हाथ लग गया जापानियों के, तब कैप्टन जो मोहन सिंह हैं उन्हें 40 से जो 45,000 लोग इनको प्राप्त हुए थे, टोटल 45,000 लोग इन्हें प्राप्त हुए थे, जिनमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने को राजी हो गए थे। अब यहाँ पर ये राजी हो गए, सेना का गठन भी हो गया, लेकिन आज़ाद हिंद फौज अब तक डायरेक्ट रूप से अपना एक्शन नहीं लेना चाहती थी। तब क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन्होंने निश्चय किया कि वे कांग्रेस या भारतीयों द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। इससे पहले वो भारत के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। और दूसरे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, यानी वो भारत पर अधिकार करने के बारे में विचार नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे इनकी जो थिंकिंग थी, इस थिंकिंग के कारण आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो 23 जून 1942 को बैंकॉक का आया हुआ थाईलैंड में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। और बैंकॉक सम्मेलन में ये निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों व पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। यानी 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर के जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी पहली बटालियन का गठन किया गया। यानी इसकी जो पहले डिवीज़न के गठन के साथ नियमित इसकी स्थापना भी कब हो गई? 1 सितंबर 1942 को। अब देखो, इसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के साथ ही जापान अब ये योजना बनाने लगा कि भारत पर आक्रमण किया जाए, और भारतीय सैनिकों के संगठित होने से भी जापान को अपनी योजना को मूर्त रूप देने में बहुत ही उत्साहवर्धक हो गया था, यानी इससे वो उत्साहित हो गया था। किंतु फिर क्या हुआ? 19 दिसंबर 1942 तक आते आते फिर क्या हुआ? आगे और समस्या आ जाएगी। यानी आज़ाद हिंद फौज की भूमिका की जो बात है, उसके प्रश्न पर जो मोहन सिंह है, कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। अब इसका कारण क्या था मतभेद का? कि जापानी अधिकारियों की ये मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो, दिखावे के लिए हो, और उसकी संख्या क्या 2000 तक सीमित रखी जाए। वो भारत को शक की नज़रों से देखते थे, लेकिन भारतीय से नहीं थे। भारतीय जिसका भी साथ दिया तन मन धन से उसका सहयोग
किया और किसी के साथ में आज तक विश्वासघात नहीं किया। लेकिन जापानी लोग का अलग ही मानना था, वो भारतीयों को फौज को शक्तिशाली नहीं करना चाहते और खुद भारत पर क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। लेकिन जो कैप्टन मोहन सिंह है उसका उद्देश्य ये था कि 2 लाख सैनिकों की फौज गठित की जाए। तो इसी बात को लेकर के इनमें क्या होता गया, मतभेद हो गया था। इधर रास बिहारी बोस के द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मन पनडुब्बी के द्वारा कहाँ आ गए, जापान आ गए। ये इसका हम कह सकते हैं इसका दूसरा चरण था। पहले चरण के अंदर जो कैप्टन मोहन सिंह ने प्रयास किया और दूसरे चरण की बात यहीं से होती है जब इसके अंदर किसकी एंट्री होती है, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस क्या थे। सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन वहां गांधी जी से मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल का गठन किया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसे कैद भी कर लिया जब मार्च 1941 को वो भारत से भाग गए थे। और इसी दौरान वो पहले रूस के नेताओं से मुलाकात करके ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जब जून 1941 में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस दूसरे विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया था, तब यहाँ अपनी योजना की पूर्ति नहीं होते देखकर सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर चले गए, जर्मनी चले गए, वहाँ हिटलर के पास चले गए। और जब वहाँ जर्मनी के अंदर इन्हें रास बिहारी बोस का ये निमंत्रण मिला तब वे क्या हुए, फरवरी 1943 को कहाँ आ गए, जापान। जापान वो कब पहुँचे, जर्मन पनडुब्बी के द्वारा फरवरी 1943 को वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ करने की क्या कही, मांग की। तो जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की क्या की थी, घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से सिंगापुर पहुंचे जहाँ पर 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया। अब यहाँ से यह डेट महत्वपूर्ण, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को। जब यहाँ सुभाष चंद्र बोस पहुँचे तब यहाँ पर रास बिहारी बोस और अन्य लोग थे, उन्होंने इनकी क्या की थी, मदद की थी और भारत की जो स्वाधीनता का आंदोलन है उसका जो नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर सौंप दिया। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के यहाँ पर क्या बने, अध्यक्ष, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी। यानी जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ बढ़े तब यहाँ पर निवास करने वाले भारतीय, ब्रह्मा, मलाया और सिंगापुर के जो भारतीय युद्धबंदी है वो भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ गए। और जब यहाँ पर इन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना किया था तब जो यहाँ की जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें जापान, जर्मनी, इटली, ब्रह्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंसूरिया आदि सरकारों ने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी। जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्जाम्स हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेना अध्यक्ष को इस बात के लिए उन्होंने राजी भी कर लिया था, यानी सहमत भी कर लिया था कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ में क्या करेगी, युद्ध करेगी। लेकिन यहाँ स्थिति फिर क्या रही, थोड़ी स्थिति में परिवर्तन आ गया और थोड़ी स्थिति यहाँ पर दूसरी भी हो गई थी। इसका गठन हमने देख लिया, इसके डिवीज़नों के बारे में भी हमने देख लिया, फिर आगे और भी इसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो जैसे यहाँ धुरी राष्ट्रों की सरकारों ने इसको क्या दे दिया, समर्थन कर दिया। और जब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जापानी सेना के साथ में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी भेजी जाएगी, तो इसके लिए शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की जो एक बटालियन है वो बटालियन कहाँ पर भेजी गई, जापानी फौज की सहायता के लिए भारत बर्मा सीमा पर हमले के लिए इम्फाल में भेजी गई। किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। किसने किया गया, जापानी सैनिकों ने। उन्हें न केवल रसद और हथियार से वंचित रखा गया अपितु जो जापानी सैनिक थे उन्होंने भारतीय सैनिकों से निम्न स्तरीय काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। तो इन सभी बातों से लेकर के क्या हुआ, भारतीय सैनिकों का भी मनोबल टूट गया। तो इस प्रकार जो ये इम्फाल अभियान है वो विफल हो गया और यहाँ से जापानी सैनिक जो पीछे लौटने लग गए थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने अब आगे देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ
दिल्ली चलो का नारा दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया और कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने को दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी ने उनको बाहर से भागने के लिए मजबूर कर दिया, कांग्रेस से निकलवा दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का उनके प्रति अभी भी सम्मानजनक नजरिया था और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने जो टोक्यो रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो इस तरीके से उनका महात्मा गांधी जी के प्रति अभी भी बहुत ही सम्मान था। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया, दो जगह बनाई, एक तो रंगून जो म्यांमार में और दूसरा सिंगापुर में। अब इसकी अलग अलग ब्रिगेड हैं जिसमें गांधी, सुभाष और नेहरू ब्रिगेडें बनाई गई। इसके अलावा महिलाओं की एक झांसी रानी रेजिमेंट का भी क्या किया गया? गठन किया गया, यानी इनको लेकर के भी एक अलग से बटालियन का निर्माण किया गया था। अंडमान एवं निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर के आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का क्या नाम रख दिया? स्वराज्य द्वीप रख दिया। और यहाँ पर इन द्वीपों पर भारतीय झंडा फहरा, यानी इन दोनों ही द्वीपों को जापानी फौज ने भारतीय जो सेना या कह सकते हैं या आज़ाद हिंद फौज से उस फौज को यहाँ पर सौंप दिया था। तो इनका नाम इन्होंने बदल कर, आप इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम याद रखना, अंडमान का नाम शहीद द्वीप है और निकोबार का नाम है स्वराज द्वीप। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया था और आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंच गई और वहां से जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका। इसकी भी हमने बात कर ली, कैसे नहीं बढ़ सका, भारतीयों के साथ क्या किया गया व्यवहार। अब आज़ाद हिंद फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद और दवाइयों की कमी के कारण यहाँ बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी थी। क्यों उठानी पड़ी थी? क्योंकि ये जो यहाँ की जापानी जो सेना है उस सेना ने भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार किया था। पहले तो वो तैयार ही नहीं हुए थे इनको साथ ले जाने के, भारतीय सेना को वो कमतर मानने थे कि वो उनके साथ में मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आदि ने जैसे तैसे उनको तैयार किया तो बाद में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। इधर अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद क्या कर दिया? आत्मसमर्पण, जब अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए। सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के ताई होकू हवाई अड्डे, ये कहाँ पर? ये ताइवान के अंदर आया हुआ है। हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए विमान क्या लग गई? आग। और जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में कहाँ पर पहुँचाया गया? हॉस्पिटल पहुँचाया गया। आज भी उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है और ये विवादास्पद कारण माना जाता है और आज भी कई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करते कि उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें किसी भी तरीके से या तो मारा गया, सरकार भी इससे संबंधित जो गुप्त दस्तावेज है उन्हें अभी तक ओपन नहीं कर रही है। अब हम इसका दूसरा जो पार्ट है आगे नेक्स्ट पार्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था के अंदर कहाँ पर? अस्पताल पहुंचाया गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जापान युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया था और यहाँ पर लाकर के उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और कर्नल सहगल, यानी एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू थे। तो इनको यहाँ पर ला करके क्या चलाया गया? दिल्ली के लाल किले के अंदर इन पर मुकदमा चलाया गया। अब यहाँ देखो मुकदमा भी अलग अलग तरीके से चलाया गया था, जिसमें इनमें दो तरफा, एक तो जो सार्वजनिक रूप से खुला मुकदमा चलाना था, यानी जो आज़ाद हिंद फौज के जितने भी कैदी थे उस पर सार्वजनिक मुकदमा चलाना। दूसरा ये जो लाल किले के अंदर जिसमें ये प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, इन पर चलाना था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों की रिहाई के लिए पूरे देश में आंदोलन हो गया। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर संपूर्ण भारत को आंदोलित कर दिया और भारतीयों ने क्या किया था? एक अभूतपूर्व एकता और समर्थन का प्रदर्शन इनके लिए किया था और राष्ट्रव्यापी आंदोलन जगह जगह पर जिनके लिए क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया, जो बहुत ही अप्रत्याशित था। अंग्रेज भी इस प्रदर्शन से और इस मुद्दे को लेकर के भारतीयों के अंदर जो चेतना व्याप्त हुई थी, जो जागृति आई, उसको लेकर के अचंभित थे। इनके ऊपर जब दिल्ली के लाल किले के अंदर मुकदमा चलाया गया
तब कुछ नेताओं ने क्या किया था, इस मुकदमे की पैरवी की थी। उसमें भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफअली, जवाहरलाल नेहरू आदि थे, जिन्होंने बचाव पक्ष के वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। लेकिन इन सब की बातों को नहीं सुना गया और आखिर जाकर के इनको क्या कर दी गई, फांसी की सज़ा डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी यहाँ का जो सैनिक न्यायालय था, उन्होंने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सज़ा दी और इस निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। और भारतीयों की जनता की जो तीखी प्रतिक्रिया है, उसको देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी सजा को क्या कर दिया था, माफ। यानी जो अभूतपूर्व आंदोलन संपूर्ण भारत के अंदर प्रारंभ हो गया, जिसमें भारत के हर वर्ग ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया, चाहे छात्र हो या और भी। और इस पूरे घटनाक्रम को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया था। यानी इन सभी ने गवर्नर से इन्हें तत्काल सजा माफ करने को कहा था। और आखिर इस व्यापक जन आंदोलन को देखते हुए इसके ऊपर जो सजाएं लागू की गई थी, उसको माफ कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के त्याग और बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और भी तीव्र कर दिया। अब लोग शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, यानी स्वतंत्रता से अब कम कुछ भी नहीं चाहते थे भारतीय। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्गों के लोग हुए। यहाँ पहले भी स्पष्ट कर दिया था, यहाँ अलग अलग जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, वो सभी संप्रदायों से थे। इस कारण से सभी वर्गों के, सभी संप्रदायों के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। और राजनीतिक दलों ने सभी प्रकार, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा, कांग्रेस आदि जितने भी जो राजनीतिक दल से, सभी ने इनमें भाग लिया था। साथ ही व्यवसायियों ने क्या किया था, जो इनके लिए मदद, आर्थिक सहायता, है ना, आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए समितियों का गठन किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास इनके लिए किए गए थे। इनके जो सैनिक हैं, उनके लिए जो रोजगार के माध्यम भी उपलाई गई, उनके लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई थी। भारतीय ब्रिटिश सैनिक जो थल और जल सेना दोनों के अंदर विद्रोह हो गए थे। युवा आदि बहुत बड़ी संख्या में इनके पक्ष में सबसे ज़्यादा तीव्र आंदोलन किया था युवाओं ने किया, छात्रों ने इनके पक्ष में किया था। छात्र कक्षा का बहिष्कार करने लगे और व्यावसायिकों ने क्या कर दिया, अपनी दुकानें बंद कर दी गई। और साथ में इनके लिए कह दिया कि हम आपके लिए, जब नौसेना ने हड़ताल की तब व्यवसायियों ने कह दिया कि नौसैनिकों को हम आपके लिए, आप हमारी दुकानों पर आइए और मुफ्त में राशन आप ले जा सकते हैं। तो इनका प्रभाव है जो ब्रिटिश नौसेना और थल सेना पर भी पड़ा था। फरवरी 1946 में बम्बई की जो नौसेना है, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करके इन सेना के सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने की मांग की थी। अब देखो, यहाँ के जो सैनिक थे, उनके मुख्य रूप से यहाँ का जो इंडियन रॉयल जो नेवी थी, जिसने कि जो IS तलवार नामक जहाज़ था, HMIS तलवार, जिस पर क्या कर दिया, लगभग 1100 नाविक थे, जिन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इनके साथ में पहले से अंग्रेज जो नस्लवादी भेदभाव, इन्हें अच्छा खाना नहीं दे रहे थे। तो आदि काफ़ी सारी बातों का, इधर जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसको लेकर के भी काफ़ी सारी यहाँ के लोग मांग कर रहे थे। यानी सैनिकों ने यहाँ की जो दीवारें हैं इस तलवार नामक जहाज़ की, उसके ऊपर भी भारत छोड़ो का नारा लिख दिया था। और कुछ लोगों को इनको गिरफ्तार की भी कर लिया, जिनको छोड़ने की। और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग इनकी थी, वो मांग थी जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया और इन्हें जो फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की जो सज़ाएँ सुनाई गई थी, इनको लेकर के यहाँ पर था। जो अंग्रेजी गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चला रहे आंदोलन के बारे में कहा कि शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई, और ये कहना गलत नहीं होगा जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति हो। यानी इस जो जनता की जिस सहानुभूति की प्राप्ति इस मुकदमे को लेकर हुई थी, इसकी कल्पना न तो कांग्रेस ने की थी और न ही ब्रिटिश सरकार ने की थी। तो इस तरीके से जनता की अभूतपूर्व मांग के कारण आखिर जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल या कह सकते हैं वायसराय लॉर्ड वेवल को इनकी सज़ाओं को क्या करना पड़ा, माफ़ करना पड़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।